नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारिवारिक संपत्ति पर किए गए कब्जे को कैसे खाली करें। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी संपत्ति पर कब्जा हो जाता है तो एक व्यक्ति जानता है उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जाकर सूट फॉर पोजेशन डालना पड़ेगा और अपनी वो संपत्ति से कब्जा खाली करवाना पड़ेगा। पर अगर वो संपत्ति उसकी पारिवारिक संपत्ति है तो यहां पर स्थिति अलग हो जाती है। जो केस करना होता है वो कोई दूसरा केस किया जाता है, टेक्निक अलग तरीके से यूज होती है, जो हम आज की वीडियो में बड़ी विस्तार से आप लोगों को क्लियर करके देने वाले हैं। अगर आप लोगों की भी किसी पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा किया गया है तो एक सिंगल वीडियो आपको सारी जानकारी दे देगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करें पारिवारिक संपत्ति पर कब्जे के बारे में। देखिए, अगर आपकी किसी पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा हो गया है तो दो चीजें सबसे मुख्य भूमिका निभाती हैं। क्या? कि जो उस संपत्ति पर कब्जा करने वाला है वो कौन है। क्या वो आपके परिवार का ही कोई सदस्य है तो अलग तरीके से डील किया जाता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति है जिसका कोई लेना देना नहीं है तो उस स्थिति को अलग तरीके से देखा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पारिवारिक सदस्य के बारे में। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं अगर परिवार के किसी एक सदस्य ने उठकर पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया है या फिर आपके हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब आप यहां पर क्या करें? क्या आप प्रॉपर्टी पर जाकर बंटवारे का केस डालेंगे या फिर संपत्ति पर कब्जा वापस पाने का केस डालेंगे? देखिए दोस्तों, यहां पर जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है वो ये होता है कि क्या आप लोगों ने अपनी संपत्ति पर कोई बंटवारा किया हुआ है। देखिए, ये जो चीज है इसके बारे में कोई ना ही आपको बताता है ना ही आपको इसका ज्ञान देता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो है क्या आपकी प्रॉपर्टी पर बंटवारा हो चुका है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर बंटवारा नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है उसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। कारण, क्योंकि कानून कहता है कि आप सभी लोग उस जमीन पर बराबर के हिस्सेदार हैं, उत्तराधिकारी हैं। और अगर कोई एक उत्तराधिकारी उठकर पूरी जमीन पर ही कब्जा क्यों ना कर ले, कानून में यही माना जाता है कि सभी हिस्सेदारों ने, सभी उत्तराधिकारियों ने जमीन पर कब्जा करके रखा है। जो यहां पर वो अकेला व्यक्ति है जिसका कब्जा है, भले वो पूरे सरकारी रिकॉर्ड, जमाबंदी, म्यूटेशन अपने नाम से कराकर बैठा हो, उस पर अपने नाम से किराया ले रहा हो, फिर भी कानून यही मानेगा कि वो भी उसके अंदर सिर्फ एक हिस्सेदार है जैसे कि आप हैं और वहां पर सभी लोगों का उस जमीन पे बराबर का कब्जा है। जी हां, कब्जा भी सभी का बराबर से माना जाएगा चाहे सिर्फ एक व्यक्ति ने कब्जा किया हो। पर यह किस स्थिति में होगा? जब जमीन पर कोई भी बंटवारा नहीं हुआ। अब आप लोग कहेंगे सर ये बातें तो सिर्फ किताबी हैं, प्रैक्टिकली नहीं होता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं डिस्प्ले पर दिखाकर कुछ रेलिवेंट जजमेंट डिस्कस कर लूं जहां पर यही सारी बातें दोहराई गई हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें आप दोस्तों। केस टाइटल है हमारा पी लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस एल लक्ष्मी रेड्डी, AIR 1957 SC 314 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि अगर एक कोहियर का, एक हिस्सेदार का प्रॉपर्टी पर पोजेशन है यानी कि कब्जा है तो यही माना जाएगा सभी कोहियर यानी कि सभी हिस्सेदारों का वहां पर बराबर से कब्जा है। जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक कब्जे में ही क्यों ना हो, पर यही माना जाएगा कि सभी लोगों का वहां पर बराबर कब्जा है। अब दूसरी जजमेंट देखिएगा, वो भी आपके काफी ज्यादा काम आएगी। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप। करलाबाई बेगम वर्सेस मोहम्मद सैयद एंड अदर 1984 SCC 396 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर एक को ओनर यानी कि एक हिस्सेदार जमीन में रेंट नहीं ले रहा, किराया नहीं ले रहा, हिस्सा नहीं ले रहा, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। और वो व्यक्ति जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है
इस बात से फायदा नहीं उठा सकता कि मैं इसका किराया भी रख रहा हूं, सभी प्रॉफिट भी रख रहा हूं और बाकी हिस्सेदार नहीं आ रहे। जी नहीं, अगर एक हिस्सेदार का कब्जा है तो कानून में यह माना जाएगा कि सभी हिस्सेदारों का ही कब्जा है। अब एक और बड़ी मुख्य जजमेंट है जो इसी टॉपिक पर बात करती है, इस पर भी एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दे। देखिएगा दोस्तों, देखिए केस टाइटल है अन्ना साहिब बापू साहिब पाटिल वर्सेस बलवंत, AIR 1995 SC 895 इसका हमारा साइटेशन नंबर है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भले एक को ओनर, एक हिस्सेदार पूरी जमीन पर अपने नाम से म्यूटेशन, जमाबंदी कराकर, दाखिल खारिज कराकर बैठा है, वहां पर रेंट रिवेन्यू सब अपने नाम से कर रहा है, इसके बावजूद ये बाकी हिस्सेदारों के लिए होस्टाइल एक्ट नहीं माना जाएगा। होस्टाइल एक्ट का मतलब क्या होता है कि इस चीज को बाकी हिस्सेदारों के खिलाफ नहीं देखा जाएगा। तो यहां पर मैंने इतनी सारी जजमेंट आपको दिखाई जहां पर यही बताया गया कि एक हिस्सेदार या दो हिस्सेदार अगर पूरी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, सभी लोगों को कानूनी रूप से बराबर का हिस्सेदार तब भी माना जाएगा और वो बड़ी आसानी से क्या करेंगे, हमारे सिविल कोर्ट में जाकर एक पार्टीशन सूट डालेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा कौन सा केस डालना है, गलत केस डालेंगे सालों साल अटकेंगे, पैसा खराब होगा, मिलेगा कुछ नहीं। आपको वहां पर पार्टीशन सूट डालना है, उसके साथ साथ सेपरेट पोजेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। कौन से? पार्टीशन, सेपरेट पोजेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, ये तीनों सूट एक केस में दाखिल करने हैं। वहां पर कोर्ट क्या करेगा, आपकी उस पूरी जमीन पर बंटवारा कराकर जितना आपका हिस्सा बनता है उस पर अलग से आपको कब्जा दिलवाएगा और परमानेंट स्टे आपके पक्ष में दे देगा। ये अभी तक हमने उस सिचुएशन के बारे में बात की थी जहां पर आप लोगों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। नाउ मान लेते हैं पारिवारिक जमीन है, अब दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है वीडियो का, ध्यान दें। पारिवारिक जमीन है, जमीन पर बंटवारा हो चुका है। बंटवारा कैसे? चाहे मौखिक, लिखित, कोर्ट की डिग्री से, किसी भी प्रकार से बंटवारा हो गया। अब एक हिस्सेदार, आपका भाई बहन या कोई भी, आपके हिस्से पर कब्जा करके बैठा है जबकि बंटवारे में तय कर दिया गया था कि आपका हिस्सा कौन सा है। नाउ अब आपको उसको सबसे पहले दो काम करना है। पहले एक लीगल नोटिस भेजे या फिर लीगल नोटिस भेजने से पहले एक लीगल ओपिनियन किसी अच्छे से एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाएं। उस ओपिनियन में क्या होगा, आपके परिवार की स्थिति को लीगली तरीके से बताया जाएगा कि स्थिति क्या बन रही है, किसका कितना हिस्सा बनता है, कोर्ट में जाकर केस किया तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कहता है, और एक पूरा रिटर्न ओपिनियन वहां पर एडवोकेट आपको तैयार करके देंगे। वो एक आप खुद रखिए और सामने वाले को भी दे कि भाई मेरी जमीन खाली कर, कोर्ट जाने से या कचहरी जाने से कुछ नहीं होगा, ये इसका निर्णय आने वाला है। कई समझदार लोग सिर्फ इसी ओपिनियन से जमीन छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ रहे। अब आपको लीगल नोटिस डालना है कि भाई मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं भी हिस्सेदार था, आप भी हिस्सेदार थे, दोनों का बंटवारा होकर अलग अलग हिस्सा हो चुका है, इसके बावजूद आप मुझे हरासमेंट करने के लिए ये जमीन खाली नहीं कर रहे। अगर मैं कोर्ट में जाता हूं, जितना खर्चा आता है सभी आप लोगों को उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से एक लीगल नोटिस उसको भेजें, वो तब भी नहीं खाली करता तो सूट फॉर पोजेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन ये दावा डाला जाएगा, जहां पर कोर्ट आपका जो हिस्सा बंटवारे में तय किया गया था उस पर आपको कब्जा दिलवाएगा और परमानेंट स्टे आपको दे देगा। और जो दूसरी पार्टी थी जिसको पहले ही आपने नोटिस भेजकर अवेयर कराया था उस पर कॉस्ट लगाएगा और साथ ही साथ आपको कंपनसेशन दिलवाएगा जो आपका कोर्ट में वकीलों पर खर्चा हुआ है। इस तरीके से दूसरा केस डाला जाता है जब बंटवारा हो गया है। नाउ दोस्तों अब हम वीडियो के तीसरे पार्ट पर देखते हैं। यह उस स्थिति में आता है जब आप लोगों की पारिवारिक जमीन है पर कब्जा किसी बाहरी व्यक्ति का है। अब ध्यान दें, अगर किसी बाहरी व्यक्ति का कब्जा है तो दो चीजों पर ध्यान दें। पहला, क्या वो कब्जा 12 साल से कम समय में है, दूसरा क्या वो कब्जा 12 साल से ज्यादा है। अब ध्यान दें, अगर कब्जा 12 साल से कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नोटिस भेजकर उसके खिलाफ सेम वही केस डालना है, सूट फॉर पोजेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। इस दावे से आपको आपकी जमीन 110% मिलेगी। हां, अब मान लेते हैं उसका कब्जा, जो परिवार का बाहरी व्यक्ति था, आपकी जमीन पर 12 सालों से ज्यादा था। अब यहां पर सिचुएशन बदलने वाली है। अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 उसका सेक्शन 27 या आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 देखें तो वो बताता है कि 12 सालों की एक समय सीमा है प्रॉपर्टी के मालिक के पास कि वो इन 12 साल के अंदर अपनी जमीन को खाली करवा सकता है। अब जो बाहरी व्यक्ति है वो वहां पर प्रतिकूल कब्जे का 110% दावा करने वाला है। तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट पर ध्यान देना है। कौन कौन सा? कि जो वो कब्जा है क्या वो पब्लिकली किया गया है,
लगातार बालों सालों तक किया गया है, ओपनली किया गया है, क्या आपके अगेंस्ट जाकर किया है, इच्छा के खिलाफ जाकर किया है? ऐसा तो नहीं आप ही लोगों ने कहा था कि रह लो और फिर वो कब्जा बोल रहा है। और लास्ट पॉइंट आता है, क्या वो एक्सक्लूसिवली है? इसको अगर आप ध्यान से देखें, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वर्क्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साल 2014 की जजमेंट है, सॉरी साल 2004 की जजमेंट है। 3 पॉइंट बताए थे, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, जो मैंने आपको अभी 5 पॉइंट में समझाए हैं वही ये चीज है। इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप पकड़ लें जिसके एविडेंस आपके पक्ष में हो और उसी को कोर्ट में साबित करके, चाहे 12 साल से ज्यादा ही कब्जा क्यों ना हो, बड़ी आसानी से अपनी जमीन आप वापस पा सकते हैं। तो वहां पर भी आपको सूट फॉर पोजेशन, परमानेंट इंजंक्शन डालना पड़ेगा, जहां पर आप अपना राइट दोबारा से जमीन पर पा लेंगे। पर फिर भी ध्यान दें, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अलग है। तो आपकी सिचुएशन में क्या सबसे बेहतर रहेगा, एक अच्छा एडवोकेट आपको गाइड कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।